Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. This is Hardeep here. Today I am going to start some other important question of psychology which are very important for your STAT exam and other UGC NET exam. Let's start. First question is which of the following is correctly arranged? तो ये मेमोरी के जो है अरेंजमेंट के जो स्टेजेस हैं दिखाई गई हैं। तो इनमें जो फर्स्ट स्टेज है सबसे पहले मेमोरी में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो एनकोडिंग होती है। एनकोड जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो वो हमारे ब्रेन में उसकी कोडिंग हो जाती है, उसके बाद वो स्टोर हो जाती है। एनकोडिंग पढ़ते हैं जब हम उसको, फिर वो स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद रिट्रीवल थर्ड नंबर पे आता है। इसका जो सेकंड जो इसका अरेंजमेंट है वो इसको सही आंसर है। एनकोडिंग पहले आती है, फिर स्टोरेज आती है, उसके बाद रिट्रीवल आता है। एनकोडिंग में हम इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, स्टोरेज में उसको दिमाग के अंदर हम उसको स्टोर कर लेते हैं। रिट्रीवल में जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें एक दिन बाद पढ़े चाहे 5 मिनट बाद पढ़े या कुछ लंबे समय के बाद उस चीज़ को जो हमने लर्न किया है तो उसको हम फिर रिट्रीव करते हैं। रिट्रीवल का मतलब है कि उसको पुनरुत्पादित करना, कि दोबारा उसको जब भी हमें ज़रूरत पड़े उसको याद करना, रिकॉल करना। तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू मेमोरी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मेमोरी में कौन सी जो कंट्रीब्यूशन नहीं करता। इंटरेस्टिंग डिसइंटरेस्टिंग लर्निंग मटेरियल, गोल बिहाइंड लर्निंग, जेंडर, सम, रेस्ट, आफ्टर लर्निंग। तो जो मेमोरी में इंटरेस्टिंग और डिसइंटरेस्टिंग जो मटेरियल होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। हमारे किसी को हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, कुछ को डिसइंटरेस्टिंग का मतलब कि हम जब हमें कोई बेसिक मटेरियल मुश्किल हो फिर भी हमें एग्ज़ाम के लिए तो वो पढ़ना ही पड़ता है। गोल बिहाइंड लर्निंग की हमारी उसके पीछे लर्निंग के पीछे कारण क्या है, हम उस क्या उद्देश्य है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम एग्ज़ाम के लिए में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक और सम रेस्ट, अगर हम पढ़ते समय कुछ रेस्ट लेंगे, कोई मटेरियल कुछ पढ़ा है उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, दोबारा पढ़ा, तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा याद रहता है हमें। तो ये तीन ही इसके आंसर है, परंतु जो जेंडर इसमें इसके आंसर में नहीं आएगा, इसलिए हमारा जो थर्ड नंबर पे इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर इज नॉट कंट्रीब्यूट टू मेमोरी। जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो मेमोरी के इस पे मेल फीमेल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नहीं है कि मेल ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होते हैं फीमेल ज़्यादा होती हैं, तो इक्वल होता है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीइंटीग्रेटिव मेमोरी। तो रीइंटीग्रेटिव मेमोरी, तो इसमें हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैचिंग करना है। उसके बाद रिकॉल है, रिकॉग्नाइजेशन है, रीलर्निंग है। तो इसका मैचिंग, इस तरह की मैचिंग्स को हमें निकालने के लिए तो सबसे पहले जो रिकॉल है इसमें देखते हैं फैमिलियरिटी दैट वी हैव मेट इट बिफोर। जो रिकॉग्नाइजेशन है वो सी नंबर है, वो वन के साथ मैचिंग कर रहा है। तो रिकॉग्नाइजेशन 1 है, इसका कॉम्बिनेशन 1 के साथ बनेगा कि इसको मैं पहले मिल चुका हूँ। फैमिलियरिटी का मतलब कि मैं उसको पहले से जानता हूँ, तो हम उसको पहचान लेंगे। सेकंड है री लर्निंग में क्या होता है, देयर इज सम रेजिडुअल फ्रॉम द पास्ट टू लर्न इजली। तो फोर्थ का सेकंड हो जाएगा। तो रेजिडुअल का मतलब कि कुछ बचा हुआ था जो हमने पहले लर्न किया था, उसमें से कुछ पहले लर्न किया हुआ, बाद में जब हम उसको लर्न करते हैं तो हमें कम टाइम में वो चीज़ याद हो जाती है अगर हमने उसे पहले एक बार लर्न कर रखा है तो उसके बाद है रिकॉल आता है एक्टिविटी ऑफ सम परफॉर्मेंस लर्निंग इन द पास्ट, कि पास्ट में जो हमने लर्न किया है उसकी मेमोरीज। ये 3 नंबर है, बी का 3 नंबर हो जाएगा और ए का फिर जो बच गया है वो हमारा 4 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर फर्स्ट है इसका सही आंसर हो जाएगा
तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसके आंसर को। जो पहले हमें पता हो पहले उसको ही नोट कर लो, जो उसके बाद अगर हमें 2 पता है तो नेक्स्ट 2 का हम और ज़्यादा इजीली आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को मैचिंग को निकाल सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन आता है ये 40 ईयर ओल्ड पर्सन इज हैविंग द मेंटल एज ऑफ 20 ईयर, व्हाट वुड बी हिज IQ। अब हमने एक 40 साल के व्यक्ति का IQ निकालना है कि अगर 40 साल के व्यक्ति का मेंटल एज 20 साल हो तो उसका IQ कैसे निकलेगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो इसका IQ निकालना है, मान लो 40 साल का व्यक्ति है, उसकी मेंटल एज, इसका IQ निकालने का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। जिसको नहीं पता वो देख ले, जिसको पता है तो ठीक है। MA/CA × 100 ये होता है इसका फॉर्मूला IQ निकालने का। इंटेलिजेंस कोशेंट इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं। MA मेंटल एज बाय CA क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज होती है जो हमारी ब्रेन की एज है, और दूसरी CA है क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारी बॉडी की एज है, मतलब जब से हमारा जन्म हुआ है हम कितने साल के हो गए हैं। तो यहाँ लिखो, देखो 40 साल लिखा हुआ है, यहाँ 50 भी हो सकता है, 60 70 80 कुछ भी हो सकता है। तो मेंटल एज 20 साल दिखा रखी है, तो उसका मल्टीप्लाई 100 से करना। ये तो फार्मूला आपने देख लो, इस फार्मूला का एग्जाम में आ गया तो आपको, ताकि आप फार्मूले को भी लिख सको। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेंटल एज को ऊपर रखना होता है। मेंटल एज दे रखी है 20, क्रोनोलॉजिकल एज है 40। अब हम यहाँ 40 नहीं लेंगे, 40 क्यों नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे 16 × 100। तो इसको पहले हम इसको कट कर लेते हैं। 4 पे कट जाएगा 4, और ये 25 पे कट गया, और ये 4 पे दोबारा ये 5 पे कट जाएगा। 5 × 25 125 इसका जो आंसर है 4 नंबर आंसर है, वो हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि 16 क्यों लिया। काफ़ी बच्चों के मन में आया होगा कि हम 20/40 क्यों नहीं किया। तो ये भी सुन लो। तो जो मेंटल एज होती है उसको तो हम एग्जैक्ट रखते हैं जितना भी दे रखा है। क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारे शरीर की एज है, हमारी बॉडी की एज है, उसको हम 16 इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी जो 16 साल तक वैज्ञानिकों ने जो इसको ये फार्मूला अडॉप्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि 16 ईयर तक हमारी जो मेंटल एज है वो डेवलप हो जाती है। तो जो हमारा शरीर जब बढ़ रहा होता है, हम 16 साल के हो जाते हैं, तो हमारी मेंटल एज उस समय तक मैच्योर हो जाती है। तो उन्होंने इसलिए इसको फार्मूले को बनाने के लिए 16 साल ही रखा है, इससे ज़्यादा वो हम नहीं लिख सकते। हमें 20/40 लिख के हमारा आंसर गलत आएगा। तो एग्ज़ाम में इस चीज़ का ध्यान रखना, मेंटल एज जितनी भी दे रखी है उतनी रखनी है, और क्रोनोलॉजिकल एज 16 रखनी है। अगर 16 से ज़्यादा है तो, अगर 16 से कम है, मान लो 10 साल दिया है तो 10 साल रखेंगे, 5 साल है तो 5 साल रखेंगे। तब यहाँ दोबारा फिर अगर मान लो यहाँ 40 की जगह 5 साल लिखा होता तो फिर आप यहाँ 16 ना लिखते, फिर 5 ही लिखना पड़ता। अगर 16 से ज़्यादा दे रखी है तो हम 16 ही लिखेंगे। ये ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इजीली कर सकोगे। मेंटल एज हमने वो रखनी है जो दी है। क्रोनोलॉजिकल एज 16 से ज़्यादा दे रखी है, 16 से ज़्यादा है तो हमें 16 रखनी है। अगर 16 से लेस देन 16 है तो हम 16 से लेस देन जो भी है वो रखेंगे, × 100 जरूर लगाएंगे। तो ये है हमारा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये है गिलफर्ड का मॉडल, जो स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल गिलफर्ड ने दिया था। इस मॉडल में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक सिस्टम दे रखा है कि उस प्रोडक्ट को कैसे उन्होंने सीरीज में लगा रखा है, एक के बाद कोई दूसरा। उन्होंने कंटेंट दिए, ऑपरेशन दिए और प्रोडक्ट दिए उनके मॉडल में जो थे। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, तो यहाँ पर जो यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, तो जो हमारा C नंबर आंसर है वो सही आंसर है। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे यही जो 6 से जो प्रोडक्ट हैं वो आते हैं, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। यूनिट के साथ हमारे इन्होंने 3 वो बताए हैं, तो ऑपरेशन और प्रोडक्ट भी बताए हैं। ऑपरेशन और प्रोडक्ट की बात भी यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी, किसी भी जो बात बताई जाएगी उसके बारे में ज़्यादा पता चल सके। तो इस थ्योरी के जो कंटेंट हैं, कंटेंट में 5 तरह के कंटेंट बताए गए हैं।
कंटेंट की बात हम कर लेते हैं। कंटेंट में सबसे पहले विजुअल, फिर ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल जो है ये 5 तरह के कंटेंट बताए गए हैं। और ऑपरेशन जो बताए गए हैं, ऑपरेशन भी 5 तरह के बताए गए हैं। पहले इवेल्युएशन है, दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट प्रोडक्ट, मेमोरी और कोग्निशन। ये है ऑपरेशन बताए गए हैं। हमारा इवेल्युएशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और मेमोरी और उसके बाद कोग्निशन, ये 5 तरह के बता रखे हैं। तो इन सबको जब गिलफर्ड के टोटल जो मॉडल में बताए गए हैं तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 हमारे कंटेंट हैं, 5 ऑपरेशन हैं और 6 हमारे प्रोडक्ट हैं। तो इन सबको मिला के 150 जो है, जो हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ बनती हैं गिलफर्ड के मॉडल के अनुसार। वैसे तो उन्होंने 40 से शुरू किया था, 40 फिर 60 फिर 90 फिर उसके बाद 120 और उसके बाद 150। ये इस तरह की एबिलिटी उनकी बढ़ती गई, बार बार वो अपने संशोधित करते गए उसको, अपने मॉडल को। तो इसके बाद तो ये अब 150 बताई गई हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपके पास 150 ना हो और उसकी जगह 120 दे रखा हो तो आप 120 को भी अपना सही निशान लगा के आ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसमें बताया गया द लाइट पास थ्रू द आई इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस, कि हमारी आंख के अंदर जो है लाइट वो किस तरह से किस सिक्वेंस के माध्यम से जो आंख के अंदर रेटिना तक पहुंचती है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है कॉर्निया। जो लाइट सबसे पहले कॉर्निया को टकराती है, उसके बाद पुपिल आता है, पुपिल के बाद है उसके बाद लेंस उसको अपनी जो लाइट की तीव्रता के अनुसार जो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो अपने आप को छोटा कर लेता है और आँख थोड़ा हम आँखें को थोड़ा आगे से दबा लेते हैं और हम थोड़ा बंद कर लेते हैं अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट है। अगर लाइट नॉर्मल है तो हम आँख को पूरा खोल के रखते हैं, उसके बाद वो रेटिना पे उसकी जो लाइट पहुंचती है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर भी कंसेप्ट और साइकोलॉजिस्ट जो उन्होंने किए, कंसेप्ट किसने दिया था, तो इसके बारे में बात करते हैं। मेंटल एज, सबसे पहले मेंटल एज आता है। मेंटल एज क्या होती है, हम मेंटल एज को अगर डिफाइन करें, अगर मान लो एग्जामिनर आपके पास मेंटल एज दे दे तो आपको उसमें से निकालना हो कि मेंटल एज की डेफिनेशन दे रखी हो। मेंटल एज जो है, मेंटल एज द लेवल ऑफ मेंटल परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट मेंट फॉर ए पर्टिकुलर एज लेवल। ठीक है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑन ए टेस्ट। तो मेंटल एज होता है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑन ए टेस्ट मेंट फॉर ए पर्टिकुलर एज लेवल, कि जो किसी एक पर्टिकुलर एज लेवल के लिए बनाए गए टेस्ट होते हैं उनके ऊपर उस व्यक्ति की एज कितनी बताई गई है, दिमाग की एज, मेंटल एज। तो यहाँ पर जो है ये जो कंसेप्ट था किसने दिया था, ये बिने, ये जो सबसे पहला ये था, तो ये बिने ने इसको मेंटल एज को जो है कंसेप्ट तो बिने ने मेंटल एज के कंसेप्ट को जो है अपने सबसे पहले इसकी बताया था, उदाहरण दी थी, तो यूज किया था मेंटल एज के सबसे पहले। और दूसरा इंटेलिजेंस कोशेंट का आईक्यू का जो सुझाव दिया था वो स्टर्न ने दिया था। स्टर्न ने सबसे पहले जो है 1912 में स्टर्न ने जो आईक्यू का जो सुझाव था वो दिया था। उसके बाद आता है मेंटल टेस्ट किसने बनाए थे, मेंटल टेस्ट बनाए थे कैटेल ने, जेएम कैटेल ने मेंटल टेस्ट बनाए थे। टेट्राड इक्वेशन की बात करते हैं तो स्पीयरमैन से रिलेटेड है ये। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है जो उसकी इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन ने दी थी, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन की है, उस थ्योरी को में जो 4 वेरिएबल है उन वेरिएबल्स को ही टेट्राड इक्वेशन बोला जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, जो बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिले कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो यहाँ पर कंडीशनिंग की जो है डेफिनेशन दी गई हैं। तो एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ कंडीशनिंग किस किस तरह से है, ये इसका हिंदी
अनुवाद है, जो उसको यहाँ से देखना या यहाँ से पढ़ के आंसर का देख सकता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश वर्जन को ही ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि वहाँ से ही को जो थ्योरी है वो। तो डिले कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो डिले कंडीशनिंग में क्या होता है, इसका भी हम इसको पढ़ के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो डिले कंडीशनिंग, द ऑनसेट ऑफ यूसीएस proceed the onset of CS and UCS goes off before CS come on। तो पहले में सबसे पहले बताया गया कि जब भोजन पहले आता है और घंटी बाद में बजती है। CS घंटी होती है और UCS भोजन होता है। CS जो है इसको बेल कहते हैं, CS को बेल कहते हैं, और CS ये फूड है। यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस है, CS कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि कंडीशनिंग हमें बेल से करनी है ना। यूसीएस तो भोजन है, भोजन की तो कंडीशनिंग की वो तो पहले से ही उसके अनकंडीशन स्टिमुलस है वो तो यहाँ पर देखिए, तो पहले में कहा गया कि भोजन पहले आ रहा है, घंटी बाद में बज रही है, तो भोजन समाप्त हो जाएगा जब घंटी बजेगी। तो इसका मतलब है कि ये बैकवर्ड कंडीशनिंग होगी। तो हमने तो घंटी पहले बजा के भोजन बाद में देना है, परंतु ये इसका आंसर जो है पहले का ए जो है ये डी के साथ इसका मैचिंग होगा। इसको यहाँ 1 लिख देते हैं। तो उसके बाद हम साइमल्टेनियस कंडीशनिंग को उठाते हैं। तो इसलिए देखो CS एंड UCS कम ऑन एंड गो ऑफ एट द सेम टाइम। तो जो CS और UCS है वो दोनों भोजन और घंटी एक साथ बजते हैं, और जब भोजन खत्म हो गया तो घंटी भी तभी बंद करते हैं। दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ ही दोनों हटा लिए जाते हैं। तो जो C है इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। 2 पहले से लिखा हुआ है यहाँ 2। तो उसके बाद हम ट्रेस कंडीशनिंग की बात करते हैं, C की। द ऑनसेट ऑफ CS प्रोसीड द ऑनसेट ऑफ द UCS एंड CS गोज ऑफ बिफोर द ऑनसेट ऑफ UCS। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ऑनसेट ऑफ CS घंटी का आना, घंटी आके बजने के बाद बंद कर दी जाती है, उसके बाद भोजन दिया जाता है। CS गोज ऑफ, तो घंटी बजा रहे थे, तो घंटी बजने के बाद हमने भोजन दिया, मतलब घंटी बजाने का एक संकेत छोड़ दिया। ट्रेस का मतलब होता है संकेत। तो घंटी बजने से एक संकेत उसको मिल गया कि हाँ भोजन आने वाला है। तो मतलब अभी भोजन दिया नहीं है, ये ध्यान रखना, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो भोजन देने से पहले घंटी बज के बंद कर दी, अब उसको संकेत मिल गया कि भोजन आने वाला है। तो ये है हमारा ट्रेस कंडीशनिंग नंबर 3। नंबर 4 है डिले कंडीशनिंग। डिले कंडीशनिंग द ऑनसेट ऑफ CS प्रोसीड द ऑनसेट ऑफ, अब पहले घंटी बजी, उसके बाद ऑनसेट ऑफ द UCS एंड द CS रिमेन ऑन फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ UCS। देखो यहाँ पर लिखा हुआ इनिशियल पार्ट। इनिशियल पार्ट का मतलब है कि जब मान लो बेल बजी थी, बेल बजी उसके बाद फूड आया, तो बेल के बजने और फूड के आने के बीच, तो फूड उसको दिख गया है। जब तक उसको फूड नहीं दिखा तब तक हमने बेल बंद नहीं की। फूड के जो शुरू में उसको दिखा है, वो उस खाना उसने शुरू करना ही था या करने लगा, तो अब हमने बेल बंद करी। तो पहला, इससे पहला क्या था, घंटी बज के घंटी हमने हटा ली थी, तो घंटी हटने के बाद भोजन आया। परंतु यहाँ घंटी तब तक बज रही है जब तक भोजन उसके सामने उसको पहुँच गया है, उसको दिखने लग गया कि हाँ भोजन मेरे सामने आ गया है, या वो खाने शुरू कर दिया। तो ये है डिले कंडीशनिंग। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो आप इसको आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो जिनको हिंदी वर्जन देखना है तो वो इस क्वेश्चन का यहाँ से भी देख सकते हैं। इसका जो है हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा D, हमारा 4 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको और इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैकवर्ड कंडीशनिंग अक्कर व्हेन। तो देखो यही अभी हमने पढ़ा था कि बैकवर्ड कंडीशनिंग कब होती है। CS UCS प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। देखो इसमें दोनों एक साथ नहीं आते, ये पहला गलत हो जाएगा हमारा, पहला कट कर देते हैं। CS प्रेजेंट फर्स्ट एंड US इज प्रेजेंटेड बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ CS। तो घंटी पहले बजती है, भोजन उसके बाद इज प्रेजेंट बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ, घंटी के बाद भोजन आता है, ये भी कट है क्योंकि ये ट्रेस कंडीशनिंग होगी। CS इज प्रेजेंट फर्स्ट, घंटी पहले बजी। US भोजन इज प्रेजेंट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ CS। भोजन जो है US अनकंडीशन स्टिमुलस को कहते हैं। वहाँ पर US वो लिखा रखा था, UCS लिखा हुआ था, तो UCS नहीं लिख के यहाँ US लिख दिया, सीधा अनकंडीशन स्टिमुलस लिख दिया। तो कभी इसको में आप उलझ जाओ कि ये क्या लिख दिया, वहाँ से UCS लिखा हुआ था।
तो इसमें क्या उल्टा होता है, बैकवर्ड में उल्टा चलता है। जो कंडीशनिंग है वो किस तरह से होगी, तो यहाँ पर देखिए जो डी आंसर है इसमें, यूएस होता है भोजन इज प्रेजेंटेड फर्स्ट, मतलब यूएस जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस है, भोजन पहले दिया जाता है, फूड पहले दिया जाएगा, तो उसके बाद सी एस इज प्रेजेंटेड, मतलब बेल जो है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ यूएस। टर्मिनेशन का मतलब कि यूएस समाप्त हो गया, जब उसने खाना खा लिया, भोजन खत्म कर दिया, उसके बाद घंटी बज रही है, उसके बाद बेल बजेगी। तो अब ये होगी बैकवर्ड कंडीशनिंग, तो इसको बैकवर्ड कंडीशनिंग बोलते हैं, जो अपर, जिसका हमारा सही आंसर जो है यहाँ 4 हो जाएगा। तो मतलब भोजन पहले आया, भोजन उसने खा भी लिया, उसके बाद घंटी बजाते रहो, जो मर्जी बजाते रहो, फिर वो बैकवर्ड कंडीशनिंग के लिए यूज हो रहा है। उसको हम फॉरवर्ड कंडीशनिंग में यूज नहीं कर रहे। फॉरवर्ड तो होता है पहले हम घंटी बजा रहे हैं, ये बैकवर्ड कंडीशनिंग है, तो ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यही है, ये देखो इसका 4th आंसर है। आप हिंदी में जो इसको पढ़ना चाहे तो यहाँ से आसानी इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। और हम मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ तो इतने निकम्मे बच्चे हैं, वीडियो देख भी लेते हैं और इतना ज्ञान हमसे ले भी लेते हैं, उसके बाद भी मतलब एक वीडियो को लाइक दबाने में भी इतना कंजूसी करते हैं ना कि बस पूछिए कुछ मत, कि मतलब इतना हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं भाई। ऐसे तो है नहीं कि हमें ऐसे ही सारा कुछ कर लेते हैं, तो मेहनत करके ही आप लोगों को कुछ बताते हैं। तो एटलीस्ट एक लाइक और कमेंट तो आप छोड़ सकते हो कि आप वीडियो कैसी आपको लगी, आप ऐसी और वीडियो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, जो वो किस तरह की वीडियोज हमसे चाहते हैं और कैसी वीडियो की डिमांड करते हैं। तो और भी हम, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, इससे आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वीडियो आगे चल नहीं पा रही, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे।